90s की वो अदाकारा जो जब स्क्रीन पर आती थी तो थिएटर में सीटियां बजती थी। जब वो मैगजीन के कवर पर आती थी तो पूरे देश में हंगामा मच जाता था। नाम था ममता कुलकर्णी, एक ऐसा चेहरा जिसने बहुत कम उम्र में वो स्टारडम देखा जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी तरसते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लड़की के एक लुक पर करोड़ों लोग जान छिड़कते थे, जिसने उस दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर किया, वो अचानक पूरी दुनिया की नजरों से गायब कैसे हो गई? क्या सच में ममता कुलकर्णी ने अपने कुछ को स्टार्स के साथ मारपीट करके उनको और खुद को घायल कर लिया था? क्या वाकई में डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को अंडरवर्ल्ड से धमकी दिलवाकर ममता कुलकर्णी फिल्म चाइना गेट में हीरोइन बनी थी? आखिर क्यों डॉन छोटा राजन और फिर ड्रग डीलर विक्की गोस्वामी के साथ ममता का नाम बार बार जुड़ा? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी मजबूरी थी जो आज तक कोई जान नहीं पाया? और आखिर में क्यों एक सुपरस्टार यानी ममता कुलकर्णी को अपनी पूरी पहचान मिटाकर एक साध्वी बनना पड़ा? आज हम ममता कुलकर्णी के जीवन के उस सफर को देखने जा रहे हैं जो इतने सालों से कहीं न कहीं दब चुकी थी। तो 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक बेहद साधारण मिडिल क्लास मराठी परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। नाम रखा जाता है ममता कुलकर्णी। घर का माहौल बिल्कुल आम था, जहां पाबंदियां थी, कायदे कानून थे और एक ऐसी जिंदगी थी जिसमें बड़े बड़े ख्वाब देखना भी एक तरह का गुनाह माना जाता था। ममता के पिता एक प्राइवेट नौकरी करते थे और माँ घर संभालती थी। घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी और इसी तंगी ने ममता के बचपन को एक गहरे मानसिक तनाव में बदल दिया था। स्कूल के दिनों में जब बाकी लड़कियां नए कपड़े और खिलौनों की बातें करती थी, तब ममता अपने फटे हुए स्कूल बैग को छुपाने की कोशिश करती थी। एक बार की बात है जब ममता सिर्फ 10 साल की थी। उनके स्कूल में एक फंक्शन था। उन्होंने अपनी माँ से नई फ्रॉक की जिद की, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया और कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है ममता, जो है उसी में गुजारा करना सीखो। ममता उस दिन घंटों रोती रही और उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर खुद से एक वादा किया, मैं इतनी बड़ी बनूंगी कि जो चाहे वो खरीद सकूं, मुझे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से रास्ते नहीं बदलती दोस्तों। ममता जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, उसके घर के हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे थे। उनके पिता की नौकरी छूट गई और घर में खाने तक के लाले पड़ गए। ममता इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहती थी। कॉलेज पहुंचते पहुंचते ममता को सब समझ में आ गया कि पढ़ाई लिखाई से तुरंत पैसा नहीं मिलने वाला। अगर इस गरीबी के दलदल से निकलना है तो कुछ बड़ा और अलग करना होगा। उनकी माँ, जो खुद कभी एक्ट्रेस बनने का अधूरा ख्वाब देखती थी, उन्होंने ममता के अंदर उस चिंगारी को देखा। उन्होंने ममता से कहा, तेरा चेहरा बहुत अच्छा है, तो फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती? वहीं से हमारी किस्मत बदल सकती है। ममता के लिए एक अनजान रास्ता था, लेकिन घर की भुखमरी और रोज रोज के तानों से तंग आकर उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया। शुरुआत हुई मुंबई के चक्कर काटने से। ममता अपनी माँ के साथ रोज लोकल ट्रेन पकड़कर दादर से बांद्रा और अंधेरी के प्रोडक्शन ऑफिसों के चक्कर लगाती थी। धूप, धूल और हर जगह मिलने वाला धुतकार, यही उनका रोज का रूटीन बन चुका था। पहला बड़ा रिजेक्शन उन्हें तब मिला जब वो एक छोटे बजट की फिल्म के ऑडिशन के लिए गई। वहां के कास्टिंग डायरेक्टर ने ममता को ऊपर से नीचे तक देखा और उनके मुंह पर कह दिया, कैमरे के सामने खड़ी होना भी आता है? चेहरा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो स्टार वाली बात नहीं है। जाओ पहले कुछ सीख कर आओ। ये बात ममता के दिल में तीर की तरह चुभी। वो रोते हुए उस ऑफिस से बाहर निकली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आज जिसने मुझे मना किया है ना, एक दिन वही मेरे नाम की सिफारिश करेगा। ये वो दौर था जब ममता का हर दिन एक नई परीक्षा थी। पैसों की कमी इतनी थी कि कई बार ऑडिशन पर जाने के लिए उनके पास बस के किराए के पैसे भी नहीं होते थे। वो किलोमीटर तक पैदल चलकर डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचती थी और वहां जाकर पता चलता था कि रोल किसी और को मिल चुका है। दूसरा बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब एक जाने माने तमिल फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें एक रोल के लिए सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन शूटिंग शुरू होने के ठीक 2 दिन पहले बिना बताए उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया, क्योंकि एक बड़ी एक्ट्रेस की सिफारिश आ गई थी। ममता को जब ये पता चला तो वो पूरी तरीके से टूट गई। उन्हें महसूस हुआ कि इस इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर के सर्वाइव करना नामुमकिन है। उन्होंने अपनी माँ से कहा, मुझसे अब ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। सब लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं और फिर लात मारकर फेंक देते हैं। लेकिन माँ ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा, अगर आज पीछे हट गई तो जिंदगी भर इसी गरीबी में सड़ना पड़ेगा। ममता ने अपने आंसू पोंछे और एक बार फिर से इस बेरहम इंडस्ट्री से लड़ने के लिए खड़ी हो गई। साल 1991 के आखिरी महीनों में ममता की किस्मत ने थोड़ी सी करवट ली। लगातार रिजेक्शन झेलने के बाद उन्हें साउथ की फिल्मों में छोटे मोटे ऑफर्स मिलने शुरू हुए। उनकी पहली फिल्म थी तमिल में नन बंगल, जिसका डायरेक्शन S.A. चंद्रशेखर ने किया था।
फिल्म में उनका रोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्हें तेलुगु फिल्म दांगा पुलिस में काम करने का मौका मिला। इन फिल्मों से उन्हें कुछ पैसे तो मिले, जिससे उनके घर का चूल्हा जलने लगा, लेकिन वो पहचान नहीं मिल रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। ममता जानती थी कि अगर उन्हें असली स्टारडम चाहिए तो उन्हें बॉलीवुड की मुख्य धारा में आना ही होगा। वो वापस मुंबई आई और नए सिरे से हिंदी फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। अब उनके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस था और साउथ की फिल्मों का एक्सपीरियंस भी। तभी एक दिन उनकी मुलाकात डायरेक्टर के रविशंकर से हुई, जो उस वक्त एक मल्टी स्टारर फिल्म तिरंगा की प्लानिंग कर रहे थे। इस फिल्म में राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे दिग्गज एक्टर्स मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में एक छोटे लेकिन अहम रोल के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। जब ममता ने ऑडिशन दिया तो रविशंकर को उनकी आंखों में वो भूख दिखाई दी जो एक कामयाब एक्टर में होनी चाहिए। उन्होंने ममता को फिल्म में हरीश कुमार के अपोजिट कास्ट कर लिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान ममता बहुत नर्वस थी, क्योंकि उनके सामने राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे एक्टर्स थे जो अपनी कड़क एक्टिंग के लिए जाने जाते थे। सेट पर पहले दिन ममता अपना डायलॉग भूल गई और राजकुमार ने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, लड़की नहीं है, थोड़ा वक्त लेगी। ममता को लगा शायद उन्हें डांट पड़ेगी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अगले टेक में परफेक्ट शॉट दिया। 1993 में जब तिरंगा रिलीज हुई तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हालांकि पूरी फिल्म राजकुमार और नाना पाटेकर के कंधों पर टिकी थी, लेकिन ममता कुलकर्णी के सीधे साधे और खूबसूरत अंदाज ने दर्शकों, खासकर युवाओं का दिल जीत लिया। उनके पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइनें लगनी शुरू हो गई। इसी साल उनकी एक और फिल्म आई, आशिक आवारा, जिसमें उनके अपोजिट सैफ अली खान थे, जो खुद अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस फिल्म के गाने, खासकर मैं हूँ आशिक आवारा, बेहद पॉपुलर हुए। ममता की एक्टिंग और स्क्रीन पर उनकी मासूमियत को लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के लिए ममता को उस साल का फिल्म फेयर न्यू फेस अवार्ड भी मिला। ये ममता की जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उनका नाम हर बड़े प्रोड्यूसर की जुबान पर आ गया था। अब ममता कुलकर्णी बॉलीवुड का एक स्थापित नाम बन चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ एक आम एक्ट्रेस बनकर नहीं रहना चाहती थी। वो उस दौर की टॉप एक्ट्रेसेस जैसे दिव्या भारती और रवीना टंडन को टक्कर देना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। 1993 में ही उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए एक टॉपलेस फोटोशूट करवाया। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस स्क्रीन पर किसिंग सीन देने में भी कतराती थी। ममता के इस बोल्ड कदम ने रातों रात सनसनी मचा दिया। मैगजीन के वो सारे कॉपियां कुछ ही घंटों में बिक गई। चारों तरफ ममता के नाम की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उनकी इस बोल्डनेस की तारीफ कर रहे थे, तो वही रूढ़िवादी समाज और कई फिल्मी हस्तियों ने इसे अश्लीलता का नाम देकर उनका विरोध शुरू कर दिया। उनके घर के बाहर प्रदर्शन होने लगे, कोर्ट में केस दर्ज हुए, लेकिन ममता इन सब से बेफिक्र थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलकर कहा, मुझे अपने बॉडी पर गर्व है और अगर किसी को इससे दिक्कत है तो वो मेरी तस्वीरें ना देखे, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इस एक विवाद ने ममता को फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल और डिमांडिंग एक्ट्रेस बना दिया। इस जबरदस्त पब्लिसिटी का असर उनके करियर पर साफ दिखने लगा। बड़े बड़े डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए बेताब थे, क्योंकि वो जानते थे कि ममता का नाम ही थिएटर में भीड़ खींचने के लिए काफ़ी है। साल 1994 में डायरेक्टर साजिद नादियाडवाला ने उन्हें अपनी एक्शन ड्रामा फिल्म वक्त हमारा में कास्ट किया, जिनमें उनके साथ अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और आयशा जुल्का जैसे सितारे थे। इस फिल्म में ममता ने अपनी ग्लैमरस इमेज को और मजबूत किया। सेट पर अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतरीन थी। फिल्म के गाने सुपरहिट रहे और ममता डिस्ट्रीब्यूटर की पहली पसंद बन चुकी थी। ममता कुलकर्णी के करियर का सबसे सुनहरा दौर अभी आना बाकी था। साल 1995 उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा साल साबित होने वाला था। इसी साल डायरेक्टर राकेश रोशन अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म करण अर्जुन की कास्टिंग कर रहे थे। फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान लीड रोल में थे। शाहरुख के अपोजिट काजल को साइन किया जा चुका था, लेकिन सलमान खान के अपोजिट एक ऐसी एक्ट्रेस की जरूरत थी जो बेहद खूबसूरत हो और जिसकी स्क्रीन प्रेजेंस दमदार हो। राकेश रोशन ने ममता कुलकर्णी को बिंदिया के रोल के लिए अप्रोच किया। ममता ने बिना वक्त गवाए हाँ कर दी। फिल्म की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी। सेट पर ममता सलमान खान के काफी करीब आ गई। दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई, जिसकी चर्चा फिल्मी गलियारों में भी होने लगी। फिल्म का गाना भंगड़ा पाले और एक मुंडा मेरी उम्र था जबरदस्त हिट हुआ। जब करण अर्जुन रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता ने ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड की टॉप 3 एक्ट्रेसेस की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। अब ममता उस मुकाम पर थी जहां वो अपनी शर्तों पर फिल्में चुन सकती थी। वो हर मैगजीन के कवर पर थी, हर बड़े शो का हिस्सा थी। ममता कामयाबी के उस नशे में चूर थी जहां उन्हें लगता था कि अब उन्हें कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता।
उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं यहाँ किसी की मेहरबानी से नहीं आई हूँ, मैंने अपनी जगह खुद बनाई है और मैं इसे किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी। ममता का करियर इस वक्त रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा था। वो जो भी छूती थी वो सोना बन जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कामयाबी के सबसे ऊंची चोटी पर होते हैं तो वहाँ हवाएं सबसे तेज चलती है और जरा सा पैर फिसलने पर गिरावट भी उतनी ही गहरी होती है। ममता को लगने लगा था कि वो पूरी इंडस्ट्री को अपनी उंगली पर नचा सकती है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लेने शुरू किए जो धीरे धीरे उनके खिलाफ जाने लगे। वो सेट पर लेट आने लगी, डायरेक्टर से बहस करने लगी और कई बार तो बनी बनाई फिल्मों की स्क्रिप्ट बदलने की डिमांड करने लगी। इंडस्ट्री के लोग अंदर ही अंदर उनके इस बर्ताव से परेशान होने लगे थे, लेकिन उनकी बॉक्स ऑफिस वैल्यू की वजह से सब चुप थे। तभी साल 1997 में ममता कुलकर्णी को एक ऐसी फिल्म मिली जो उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती थी और वही फिल्म उनके पतन की सबसे पहली सीढ़ी भी बनी। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी अपनी अगली बड़ी फिल्म चाइना गेट की प्लानिंग कर रहे थे। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें कोई पारंपरिक हीरो हीरोइन का फॉर्मूला नहीं था, बल्कि कई दिग्गज एक्टर जैसे कि अमरीश पुरी, ओम पुरी और नसरुद्दीन शाह एक साथ आ रहे थे। इस फिल्म में एकमात्र मुख्य महिला किरदार के लिए राजकुमार संतोषी ने ममता कुलकर्णी को चुना। ममता के लिए ये बहुत बड़ा मौका था क्योंकि संतोषी उस वक्त घायल और दामिनी जैसे नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में बना चुके थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सेट से ऐसी खबरें आने लगी जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच किसी बात को लेकर भयंकर अनबन हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि संतोषी ने ममता को फिल्म से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। ममता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ वो कदम उठाया जिसकी कल्पना खुद राजकुमार संतोषी ने भी नहीं की होगी। अचानक एक दिन राजकुमार संतोषी के पास अंडरवर्ल्ड से धमकी आने लगी। फोन पर सीधे सीधे कहा गया, अगर ममता को फिल्म से निकाला तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। संतोषी डर गए और दबाव में आकर उन्होंने ममता को फिल्म में वापस ले लिया। फिल्म पूरी हुई, लेकिन सेट का माहौल पूरी तरीके से खराब हो चुका था। कोई भी ममता से बात नहीं करता था, उन्हें पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया गया था। साल 1998 में जब चाइना गेट रिलीज हुई तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। इतना ही नहीं, फिल्म में ममता के लगभग सारे अहम सीन्स काट दिए गए थे और उन्हें सिर्फ एक आइटम सॉन्ग छम्मा छम्मा तक सीमित कर दिया गया। हालांकि ये गाना उर्मिला मातोंडकर पर फिल्माया गया था और वो जबरदस्त हिट रहा, जिसने ममता की बची कुची लाइमलाइट भी छीन ली। फिल्म के फ्लॉप होने का ठिकरा ममता कुलकर्णी के सिर पर फोड़ा गया। इसके बाद ममता ने मीडिया में आकर राजकुमार संतोषी पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने खुलेआम कहा कि संतोषी ने उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की थी और जब उन्होंने मना किया तो उन्हें फिल्म से निकालने की साजिश रची गई। संतोषी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इस विवाद ने ममता कुलकर्णी की इमेज को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि उनका नाम सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ा जाने लगा था। इस घटना के बाद बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने चुपचाप ममता कुलकर्णी से दूरी बनानी शुरू कर दी। जो लोग कभी उनके घर के चक्कर काटते थे, उन्होंने उनके फोन उठाने बंद कर दिए। शाहरुख, सलमान और अक्षय जैसे स्टार्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। ममता को अब समझ में आ रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। साल 2000 आते आते ममता कुलकर्णी को हिंदी फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया था। उनकी आखिरी कुछ फिल्में जैसे सेंसर और डिवाइन टेम्पल खाजुराहो बॉक्स ऑफिस पर कब आई और कब गई किसी को पता भी नहीं चला। ममता पूरी तरीके से अकेली पड़ चुकी थी। मुंबई का वो आलीशान फ्लैट जहां कभी पार्टियों का दौर चलता था, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था। उनकी मां की तबीयत भी खराब रहने लगी थी, जिससे उनका मानसिक तनाव और बढ़ गया। वो अक्सर घंटों कमरे में बंद होकर रोती रहती थी और खुद से पूछती थी कि आखिर उनसे कहाँ गलती हुई। यहाँ तक कि इस बीच ये भी खबरें फैली कि एक फिल्म के सेट पर ममता ने अपने ही कुछ को स्टार्स के साथ मारपीट करके उनको और खुद को घायल कर लिया था। हालांकि ये बातें कभी साबित नहीं हो पाई। फिर तभी ममता की जिंदगी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो उन्हें इस दलदल से निकालने का वादा करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये शख्स उन्हें एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं होगा। उस शख्स का नाम था विकी गोस्वामी। विकी एक इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर था जिसका नेटवर्क दुबई से लेकर अफ्रीका तक फैला हुआ था। ममता जब पहली बार विकी से मिली तो उन्हें उसमें एक मसीहा नजर आया। विकी ने ममता को पैसों की कमी नहीं होने दी और उन्हें एक आलीशान जिंदगी का लालच दिया। ममता बॉलीवुड के इस धोखे और अकेलेपन से इतनी तंग आ चुकी थी कि उन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया। वो चुपचाप एक दिन अपनी मां के साथ दुबई शिफ्ट हो गई, बिना किसी को बताए, बिना किसी फेयरवेल के। बॉलीवुड की वो चमकती हुई सितारा अचानक इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। दुबई पहुंचने के बाद
ममता की जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई। वहां से वो विकी गोस्वामी के साथ रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ किसी सपने जैसा था। विकी के पास अथाह पैसा था, बड़ी गाड़ियां थी और दुबई के पॉश इलाके में एक आलीशान बंगला था। ममता को लगा कि आखिरकार उन्हें वो सुकून मिल गया जिसकी वो तलाश बरसों से कर रही थी। लेकिन ये सुकून भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिका। साल 1997 में दुबई पुलिस ने विकी गोस्वामी को भारी मात्रा में ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दुबई की अदालत ने विकी को उम्र कैद की सजा सुनाई। ममता के सामने एक बार फिर से अंधेरा छा गया। उनका इकलौता सहारा भी अब जेल की सलाखों के पीछे जा चुका था। ममता चाहती तो विकी को छोड़कर वापस आ सकती थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने विकी का साथ नहीं छोड़ा। वो अगले कई साल तक दुबई में रहकर विकी को जेल से बाहर निकालने की कानूनी लड़ाई लड़ती रही। कहा जाता है कि विकी की सजा कम कराने के लिए ममता ने इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया था और जेल के अंदर ही विकी से शादी कर ली थी। हालांकि ममता ने हमेशा इस बात से इनकार किया। इन 15 सालों के दौरान ममता कुलकर्णी दुनिया की नज़रों से पूरी तरीके से गायब हो रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है, किस हाल में है। बॉलीवुड उन्हें पूरे तरीके से भूल चुका था और नए दर्शक उनका नाम तक नहीं जानते थे। फिर साल 2012 में एक बड़ी खबर आती है। विकी गोस्वामी को उसके अच्छे आचरण की वजह से दुबई की जेल से समय से पहले रिहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर आते ही विकी और ममता दुबई छोड़कर केन्या के नैरोबी शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। नैरोबी पहुंचकर विकी फिर अपने पुराने धंधे में एक्टिव हो जाता है और ममता उसकी इस काली दुनिया की सबसे बड़ी राजदार बन जाती है। अब वो सिर्फ एक माफिया की बीवी नहीं थी, बल्कि इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के दस्तावेजों में उनका नाम एक अहम किरदार के रूप में दर्ज होने लगा था। अमेरिकन एजेंसी डीए और केन्या की पुलिस लगातार विकी पर नजर रखे हुए थी। साल 2014 में नैरोबी में एक बहुत बड़ी रेड होती है जिसमें विकी गोस्वामी के साथ ममता कुलकर्णी को भी हिरासत में ले लिया जाता है। जब ये खबर भारत पहुंचती है तो पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। टीवी चैनल्स पर ममता कुलकर्णी की पुरानी तस्वीरें और केन्या के पुलिस के साथ उनकी धुंधली तस्वीरें दिखाई जाने लगती है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो लड़की कभी करण अर्जुन में एक मुंडा मेरी उम्रदा पर नाचती थी, वो आज इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट की क्वीन बन चुकी है। इसके बाद साल 2016 में जब भारत के थाने में 2000 करोड़ रुपए का ड्रग स्कैंडल सामने आया तो मुंबई पुलिस ने साफ कहा कि पूरी डील की मास्टरमाइंड मीटिंग में ममता कुलकर्णी खुद मौजूद थी। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुबई और केन्या के होटलों में जो मीटिंग हुई उसमें ममता ने विकी के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। ममता ने इस आरोपों के बाद भारत के न्यूज चैनल को केन्या से कई इंटरव्यू दिए। वो स्क्रीन पर बिना मेकअप और साधारण कपड़ों में नजर आई, माथे पर बड़ा सा तिलक और हाथों में माला। उन्होंने रोते हुए गुस्से में कहा, मैं एक तपस्विनी हूँ। मैं पिछले 20 सालों से ईश्वर की भक्ति में लीन हूँ। मैंने कभी किसी को एक दवा की गोली तक नहीं दी। मैं करोड़ों का कैसे बेच सकती हूँ। मुंबई पुलिस मुझे सिर्फ इसलिए फंसा रही है क्योंकि मेरा अतीत एक बदनाम इंसान के साथ जुड़ा था। इस कानूनी और मानसिक दबाव के बीच ममता कुलकर्णी पूरे तरीके से टूट गई। केन्या के गुमनाम इलाके में वो पूरी दुनिया से कट गई। उनके पास न तो बॉलीवुड का वो पुराना रसूख बचा था और न ही विकी का वो असीमित पैसा। मुंबई में मौजूद उनकी 2 आलीशान संपत्तियों को कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया। उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास केन्या में कानूनी लड़ाई लड़ने और अपने रोजमर्रा के खर्चे को निकालने के लिए भी पैसे जुटाना मुश्किल हो गया था। उनके करीबी इंसाइडर्स बताते हैं कि ममता गंभीर डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार हो गई। वो रातों को सो नहीं पाती थी। उन्हें डर लगा रहता था कि कभी भी FBI या इंटरपोल उनके दरवाजे पर दस्तक दे देगी और उन्हें उम्र कैद की सजा भुगतने के लिए अमेरिका के किसी काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस गहरे अंधेरे के बीच ममता ने खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश की। जब विकी उन्हें छोड़कर अमेरिका चला गया तब ममता ने पूरी तरह अध्यात्म का रास्ता अपना लिया। उन्होंने केन्या में रहते हुए योग, ध्यान और वेदांत का सहारा लिया। उन्होंने खुद को एक साध्वी के रूप में ढाल लिया जो अब केवल अपनी आत्म शांति के लिए जी रही है। उनके इस बदले हुए रूप ने दुनिया को चौंका दिया। कुछ लोगों ने इसे कानून से बचने का नया नाटक कहा तो कुछ लोगों का मानना था कि एक इंसान जब जिंदगी के हर पहलू से धोखा खा जाता है तो वो सचमुच ईश्वर की शरण में चला जाता है। ममता ने अपनी बची कुछ जिंदगी को इसे एकांत और तपस्या के नाम कर दिया है। ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा में योगदान भले ही विवादों से घिरा हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 90s के दशक में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और स्टारडम का एक अलग ही जलवा था। करण अर्जुन, तिरंगा, क्रांतिवीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए उन्होंने दिखा दिया था कि बिना किसी खानदान या गॉडफादर के भी एक मिडिल क्लास लड़की देश की धड़कन बन सकती है। ममता कुलकर्णी की ये दास्तान महज एक एक्ट्रेस के अरसे से फर्श तक जाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक है कि जब ग्लैमर की चकाचौंध और पैसे की हवस इंसान की सोच पर हावी हो जाती है तो बड़े से बड़ा मुकाम भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ममता कुलकर्णी वाकई अंडरवर्ल्ड और ड्रग माफिया की एक सोची समझी साजिश का शिकार हुई या फिर अपनी किस्मत और अपने इस खौफनाक अंजाम की जिम्मेदार वो खुद थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।